होती है नहीं होती? बताओ जल्दी। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती? सही है गलत है? बताओ भाई, अरे बोलो। सर सही है, सर सही है, सर ये क्योंकि सर। दो, बेटा दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या नहीं निकालते हैं, गलत नहीं हो। वो कह रहा है परिमेय संख्या के मध्य, परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होती, असंख्य परिमेय संख्या। मैंने आज निकाल के नहीं बताई कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्याएं कैसे निकालोगे, और ये होती हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, और साथ में असंख्य परिमेय संख्याएं होती। कितनी होती है? असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक प्रश्न कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलो। ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है शून्य एक परिमेय, सुनील का बच्चा अब आ रहा है। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। ये सही है गलत है? सत्य या असत्य? बोलो। सत्य है अरे शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? सर। नहीं है। शून्य परिमेय क्यों नहीं है? आज बताया नहीं था मैंने, ध्यान से नहीं पढ़ता स्कूल में। मैंने कहा ये गलत है, असत्य है, ये गलत है, क्योंकि बटे एक कर सकते हैं इसमें। यस सर। बटे एक कर सकते हैं। हाँ ये है। अच्छा हाँ, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती। एक है तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती। ये सही है गलत? है सही है गलत? सही है। सही है। असंख्य सही परिमेय है। संख्या होती है। जैसे देखिए आप, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे 4 और 5 के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है 4 और 5 के बीच? बताओ। अरे 4 और 5 कैसी संख्याएं? सबसे पहले तो मुझे बताओ 4 और 5 कैसी संख्याएं? 4 और 5 कैसी संख्याएं हैं? सर जल्दी बताओ। प्राकृतिक। और प्राकृतिक भी हैं। और बताओ, प्राकृतिक भी हैं, और भी हैं ये। सर परिमेय। देखिए पहले तो ये 4 और 5, एक ने तो कहा ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और क्या होती हैं? सब पूर्ण संख्या भी होती है सर, 4 और पूर्ण 5। संख्याएं भी होती हैं बेटा, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। हैं? तीसरा, सर धनात्मक पूर्णांक भी होती है। पूर्णांक संख्याएं भी हैं, पूर्णांक संख्याएं भी हैं धनात्मक वाली। और बताओ, परिमेय संख्याएं। ये सारी की सारी संख्याएं हैं बेटा, 4 और 5। परिमेय संख्या कैसी है? 4/1 और 5/1। बटा 1 कर सकते हैं, ये परिमेय संख्याओं में कहलाती है ये वाली। अब इनके मध्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? क्या लगता है आपको? बताओ क्या लगता है, 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बताओ।
सर असंख्य। है सर जीरो। सर अनगिनत। अनगिनत। जीरो कहाँ से हो जाएगी? अब देखिए हम कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या। मैंने आपको क्या कहा था कि हर समान करने हैं। अब यहाँ पे दोनों का हर समान है तो इनके बीच में वैसे कोई परिमेय संख्या दिखाई नहीं दी, लेकिन हम बना सकते हैं। हम क्या करते हैं कि 4/1 है, यहाँ 5/1 लिखते हैं। यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा कर दें, दोनों जगह कर दें। तो ये देखिए ये हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 10/2। ये देखिए ये जो है वो 4/1 के बराबर ही है। ये जो है 4 ही है, ये 5 ही है, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ये काटेंगे तो 4 ऊपर वाली परिमेय संख्या आएगी, ठीक है ना। ये 8/2, 4/1 और ये 5/1 और 10/2, ये एक ही तरह की एक ही परिमेय संख्या है, समझ लो। ये समझ रहे हो ना, ये कट कुट के वही चीज आ जाती है, उसके समरूप परिमेय संख्याएं बना दी हमने। अब इन दोनों के बीच में कितनी कितनी परिमेय संख्या होंगी भाई? ये हो जाएगी 9/2। इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। अरे समझ में आ गया कौन सी परिमेय संख्या दिखाई दे रही है? 9/2 इसके बीच में, है ना। अब देखिए 8 जो है 8/2 छोटा है, 9/2 उससे बड़ा है, 10/2 उससे बड़ी है ना। अब देखिए अब मैं आपकी बार क्या करूं कि 4/1 है और यहाँ 5/1, इसको आपकी बार में 2 से ना करके कुछ से कर दूं, 10 से कर दूं, दोनों जगह 10 से कर दूं, 10 से दोनों। तो ये हो जाएगा 40/10 और ये दूसरी हो जाएगी 50/10। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? सर 10। सर 10। सर 9। देखिए 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10। इसको पीछे वाले को जरा मिटा दो। सैतालीस बटे 10, 48/10, 49/10 और लास्ट में ये 50/10 जो हमने आया था, है कि नहीं। ये 50/10 ये वाला आ गया। ये तो 40/10 है, ये 50/10। इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या गिनो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्या, ठीक। 9 सर। 9 परिमेय संख्या होगी। ये 9 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर दोनों जगह जो है वो अगर 11 से गुणा कर दोगे तो परिमेय संख्या बढ़ती रहेंगी, फिर 12 से गुणा कर दोगे परिमेय संख्या बढ़ती रहेंगी। तो मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमारी असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है? असंख्य परिमेय संख्याएं। मेरी बात समझ गए? इससे समझ में आ गया होगा आपको, है? असंख्य परिमेय संख्या होती है बिल्कुल। लेकिन अगर 4 और 5 के बीच में आपसे कहेगा कि कितनी प्राकृतिक संख्या होती है, तो 4 और 5 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होती है? सर नहीं होती। एक भी नहीं होती। दोनों के बीच में पूर्ण संख्या भी एक भी नहीं होती। हाँ, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या भी इनके बीच में कोई नहीं होती। केवल इनके बीच में परिमेय संख्याएं होती, वो असंख्य परिमेय संख्याएं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये प्रश्न किए जाते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपको जरा ऐसे बताता हूँ, कुछ पूछता हूँ मैं आपको कि एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये जो वर्कशीट में लिखा हुआ है, वर्कशीट में लिखा है यहाँ पर, ये बताइए, कथन है, कुछ कथन है। पहला कथन हमारे पास है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक कौन से भाई? पूर्णांक कौन से हो गए भाई? सर 1 2 3 4 5 6। धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? सर नहीं होती। क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं होती? क्या वो सारे
अरे यस सर, क्योंकि सबका बटा एक कर सकते हैं हम लोग, सत्य है ये। यस सर, अरे सबका बटा एक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। दूसरा, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण होती हैं। अब ये बताओ जरा इसको, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये कैसा है भाई बताओ? ये सत्य है कि असत्य है? सारी परिमेय संख्या कह रहा है पूर्णांक। सर सत्य, क्यों बताओ? कोई ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो पूर्णांक नहीं है। सर 1/2। 1/2 असत्य है ये, ठीक है ना? परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती भाई। वही परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं जो कि जिनका बटा 1 होता है, जिनका बटा 1 होता है। समझ रहे हो ना? अब तीसरा देखिए आप, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक। अब एक और कह रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसा है ये? सर असत्य। क्यों? असत्य सर सर, क्योंकि जीरो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ हाँ, बस असत्य। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, जबकि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि वहां एक से ही शुरू है, ठीक है ना? तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लगभग बेटा, अब तो भिन्नों का जोड़ घटाना आपको आई जाता है ना? गुणा भाग आपको आई जाता है परिमेय संख्याओं का। तो इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? है? नो सर। इस नो वर्कशीट में, सर, इस वर्कशीट में, पहली वाली वर्कशीट में आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम अगर द्वितीय वर्कशीट में आए, तो द्वितीय वर्कशीट में राशियां हैं, पद हैं, बीजीय व्यंजक राशियां, है ना? तो इसमें जो है, अभी बताइए मुझे कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं? अब द्वितीय से जो सेकंड, हाँ, ये अब द्वितीय वर्कशीट, द्वितीय वर्कशीट ये वाला हो जाएगा। इसमें देखिए आप, चर राशियां, राशियां दो ही प्रकार की होती हैं। चर राशियां कौन सी होती हैं? सर जिसका मान सर, का बदलता रहता है। ABCD, बदलता रहता है चर राशि, मतलब जो जिसका हमें पता नहीं, जिसका हमको पता नहीं है। अज्ञात राशियां भी कहते हैं, चर राशि को हम क्या कहते हैं? अज्ञात राशियां भी कहते हैं। अज्ञात राशियां जो मुट्ठी के अंदर बंद है, तो उन मुट्ठी के अंदर बंद राशियों को चर राशियां कहते हैं। उसको क्योंकि उसको मानना पड़ता है कि माना इसमें x है कि y है, z है, ठीक है ना? इसलिए उनको चर राशियां हम कहते हैं। अचर राशियां, सर जिसका मान का बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है। अरे सर 1 2 3 4 5। बेटा जिनका नाम हाँ, जिनका मान पता नहीं होता वो तो चर राशियां होती। जिनका ज्ञात होता है, जो अचर का मान है जो बदलती नहीं है। जो नंबर 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही होता है ना? तो और ये जो चर राशियां हैं, उनको अक्सर संख्याओं से A B C X Y से ज्ञात करते हैं। और जो ज्ञात राशियां होती हैं, चर राशि, इनको 1 2 3 जो इन नंबर से प्रकट करते हैं, ठीक है? ये राशियां होती हैं। अब इसमें क्या है? अब होता है बीजीय व्यंजक। अब अगला आता है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक? देखो, अब इसमें क्या है? इसमें बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? देखो, चर राशि
और अचर राशियों की राशियों को जो है विभिन्न संक्रिया के द्वारा विभिन्न संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना व्यंजक कहलाता है। देखो जो ये संक्रियाएं जो होती हैं, संक्रियाएं जो मैंने यहाँ पर एक नया शब्द का प्रयोग किया, संक्रियाएं होती हैं प्लस माइनस इनटू और भाग, इनके द्वारा जो जुड़ी हुई रहती हैं तो इनको हम व्यंजक कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास x प्लस 3 ये वाला है, 2y प्लस जेड है और 3xy जेड प्लस 9 है, 4x है। ये सारे के सारे चर और अचर राशि के संक्रियाओं के द्वारा बने हैं। देखो पहले x प्लस 3 में कौन सी संक्रिया प्रयुक्त हो रही है? x प्लस 3 में हमारी संक्रिया प्रयुक्त हो रही है, जो चर है, चर यहाँ पर x है और अचर कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक, तो यहाँ पर x जो चर और अचर के बीच में धनात्मक संक्रिया प्लस लगा है। ठीक है ना, है ना? इनको हम बीजीय व्यंजक ऐसे भी चर और हाँ, दूसरे वाले व्यंजक में देखिए आप, पहले वाले व्यंजक में तो ये हुआ, अब दूसरे वाले व्यंजक में आप देखिए, इसमें देखिए, इसमें चर कौन कौन से हैं? y और z चर है। अचर कौन सा है? इसमें 2 अंक हैं। तो इसमें पहला जो है 2y, देखो 2y, 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है और उसके साथ हमने z दूसरा वाला चर जोड़ दिया। ठीक, y को 2 से गुणा करके z उसमें जोड़ने। तीसरा वाला व्यंजक देखिए, तीसरे वाले व्यंजक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तीसरे वाले व्यंजक है, तीसरे वाले व्यंजक में आपको दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले व्यंजक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तीसरे वाले व्यंजक में दिखा रहा है कि पहले वाला जो, इसमें 2 पद है, इनको पद भी कहते हैं, जो प्लस और माइनस से अलग किया जाते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं प्लस और माइनस से, उनको पदों के रूप में कहा जाता है। अब इसमें देखिए आप, एक्स वाई जेड, एक्स और गुणा वाई गुणा गया जेड गुणा गया 3, ये पहले 3 एक्स वाई जेड सब में गुणा का चिन्ह है और प्लस उसमें से 9, दूसरा हमने चर राशि अचर राशि जोड़ दी है कि नहीं, तो ये जोड़ दी है। लास्ट वाला पर जो रेड इंक से लिखा है मैंने 4x है, इसमें चर और अचर राशि के बीच में गुणा की संक्रिया है। ठीक है, तो विभिन्न संक्रियाएं समझते हो ना, संक्रियाएं जो जोड़ घटाना गुणा भाग वाला चिन्ह होता है, उनको हम विभिन्न गणितीय संक्रिया कहते हैं। तो विभिन्न संक्रियाओं के द्वारा जो जुड़ा हुआ है, चर और अचर राशि के मिलने से जो बनता है उसको हम व्यंजक कहते हैं। बस साफ हम इतना समझे केवल, चर और अचर राशि से मिलने पर हम क्या कह देंगे? व्यंजक हम कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो व्यंजक को हम कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास, अगर मैं तुम्हारे पास ऐसे लिखूं x प्लस 3, ये कैसे बना है? ये व्यंजक कैसे बना है? x में 3 जोड़ने पर, ये तभी तो बना है? y माइनस 5, ये कैसे बना है? y में से 5 घटाने को 5 y में से 5 घटाने पर, कई लोग जैसे सुबह किसने कहा वो कि 5 में से y घटाने, उल्टा नहीं होगा, जिसमें से घटाया जाता है वो बड़ी संख्या पहले होती है। अच्छा, एक 10b है, 10b इसे कैसे लिखेंगे? सर 10 में सर 20 गुणा करने पर, 10 में b ने 20, b को 10 से गुणा करने, b को 10 से गुणा करने, b करने पर
लिख सकते हो वैसे भी 10 को b से गुणा कर, लेकिन चर में गुणा कर रहे हैं। a/3 है, इसको कैसे लिखेंगे? सर ए में 3 a को 3 से भाग देने पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a भाग दिया गया 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा 2x + 7 ये कैसे बना? ये कैसे बना? सर 2 में x से गुना करने पर 7 x में 2 से गुणा कर 7 जोड़ने पर, अरे x को 2 से गुणा कर उसमें 7 जोड़ने पर ऐसे ही बनता है ये। तो ये ऐसे व्यंजक बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये अब ये इसमें इधर वाली ये सब कथन कहलाते हैं, ये होते हैं कथन, इसे क्या कहते हैं? कथन। और ये होता है यहाँ पर व्यंजक। तो यहाँ पर हमें व्यंजक से कथन को बनाया, है ना। अब देखिए कथन से हम व्यंजक कैसे बनाएंगे। कथन कह रहा है x में 52 जोड़ने पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? सर x + 52 x + 52 कथन के रूप में। दूसरा b को 15 से गुणा कर y जोड़ने पर, हाँ क्या होगा? 15b सर 15b प्लस प्लस y। हाँ 15b + y, भाई ये हो गया भाई, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही कथन बनते हैं। अच्छा अब देखिए ये चीज हमारे पास कथन होता है। अब देखो व्यंजक में पद, व्यंजक में पद, तो अब व्यंजक में पद देखिए, व्यंजक में पद जैसे हमारे पास व्यंजक 4x है, ये भी व्यंजक है एक तरह का। इसमें कितने पद हैं? सर केवल एक ही पद है। देखो पदों को प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग करते हैं केवल, ठीक है ना। इसमें एक ही पद है, इसको 4x, और चिन्ह कई सहित पदों को चिन्ह सहित कहा जाता है ना। ये व्यंजक किधर कहेंगे, और व्यंजकों में पद। अब देखिए यहाँ पे 4xy - 5x, इसमें कितने पद हैं? सर 2 पद है। सर दो पद हैं, 2 पद हैं। देखिए अलग अलग माइनस और प्लस के चिन्ह से अलग किया जाता है इसको, ठीक है ना। इसमें है आपके पास 2 पद। पहला पद कितना है? लाल इंक से जो लिखा है। और दूसरा पद कितना है? -5y, 5x होना है बेटा इसमें, ये 5x हो जाएगा। ये वाला है? अच्छा अब इसमें देखिए ये पद हो गए भाई, 9x² + 6x - 3, कितने पद हैं? 3 पद हैं, है ना। पहला पद कौन सा है? पहला पद कौन सा है? 9x²y। दूसरा पद कौन सा है? 6x। तीसरा पद -3 ये तीसरा पद, ठीक है ना। ये वाले हो गए। अच्छा अब देखो, अब इसमें देखिए, अब इसमें पद हो गए। अब देखो पदों के गुणांक, पदों के गुणांक। अब देखिए जैसे हमारे पास 4x² y + 9x + 3, कितने पद हैं इसमें?
3 पद, सर 3 पद है। पहला पद है 4x² y, दूसरा पद है 9x, तीसरा पद है 3। ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है देखो, इसमें गुणांक कितना है? सर 4 4। जो गुणा वाला अंक होता है वह 4 कहलाता है। इसका गुणांक कितना है? सर 9। 9। इसमें गुणांक कितना है? 3। बेटा गुणांक नहीं है, ये केवल अचर पद कहलाता है। जिसमें चर पद नहीं, तो गुणांक केवल चर पद का होता है। गुणांक किसका होता है? चर का होता है। अचर पद का गुणांक नहीं होता, जिसके अंदर चर नहीं होता है उसको हम अचर पद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अचर पद हम कहते हैं। हाँ, इसको हम अचर पद कहते हैं। वैसे अचर पद को भी पद क्यों कहते हैं? पद में हमने कहा था, अभी बताइए कि 3 व्यंजक है कि नहीं? क्या 3 व्यंजक है या नहीं? बताओ। देखो, मैंने व्यंजक की परिभाषा क्या कही थी तुमसे? मैंने व्यंजक की परिभाषा कही थी जिनमें चर और अचर राशि के मिलने से व्यंजक बनता है। कहा था मैंने तुमसे? अरे कहा था मैंने। लेकिन इसमें चर राशि कहाँ है? इसमें चर राशि कहाँ है? चर कहाँ है? इसमें तो अचर ही है, अचर है। बोलो। सर नहीं है। हैं? बोलो। नहीं है सर। व्यंजक है बेटा ये। देखो, किसी भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x की घात 0 या 3y की घात 0 या 3m की घात 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। किसी भी चर या अचर की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी चर एवं अचर की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। ठीक, 3x 0 है बेटा। मतलब x 0 का मान जो है वो 1 होता है, इंटू 1। 3 एकम 3, समझ रहे हो ना? किसी भी अगर 100 का भी 0 करेंगे तो इसका मान भी 1 आएगा। 1000 का 0 पावर कहेंगे तो 0 पावर करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। m का 0 पावर करेंगे तो 1 का मान 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए हम उसके साथ चर लगा सकते हैं, 0 घात लगा करके। तो इसलिए चर और अचर के मिलने से जो है ये क्या कहलाते हैं? व्यंजक बनते हैं। ठीक है, व्यंजक बन जाते। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। चलो आज इतना ही, टाइम होने वाला है। बाकी कल आपको कुछ स्कूल में कराएंगे। ठीक है, इनको रिवीजन कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। बाय बाय।